वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, वहाँ उस पर क्लिक कर आप उस वाली वीडियो को देख सकते हो। पर मैं आपको उसका रिवीजन भी दूंगा, थोड़ा सा रिकैप भी दे दूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असल में होता क्या है। ठीक है, तो पहले आज का टॉपिक जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, फिर उसके बाद जो आगे हम टॉपिक्स लेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उसके अंदर भी काम आएगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कुछ बातें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि, और उसकी फर्स्ट टर्म A होती है, सेकंड टर्म उसकी A+D होती है, A+2D उसकी थर्ड टर्म होती है, और ऐसे करते करते A+N-1 जो कि उसकी लास्ट टर्म होती है N-1 मल्टीप्लाई बाई D। ए हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, और ये हमारी सेकंड टर्म, और ये हमारी थर्ड टर्म, और ये हमारी AN टर्म। ठीक है, अब इसमें से अगर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जैसे 2 लगा तो यहाँ पर 1D मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसमें एडअप हो रहा है, और यहाँ पर 3 है तो इसमें 2D एडअप हो रहा है। तो इसी को ही देखकर मैंने यहाँ पर इसकी nth टर्म बनाई। इसकी nth टर्म इसी को ही देख के बनाई जाती है। ये असल में ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये n की वैल्यू है। n = 1 पे हमारा फर्स्ट टर्म हमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यही सारा केस हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी होता है। चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है अब उसके बारे में सीखते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से जानना है तो उस लिंक पे क्लिक करिए, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं आपको बात बताऊं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो ये AP से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, AP से बिल्कुल अलग है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी फर्स्ट टर्म A ही होती है, सेकंड टर्म उसके अंदर AR मल्टीप्लाई होता है। R यहाँ पे क्या है अभी मैं बताऊंगा। अब उसके बाद सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म आती है AR², फिर AR, यहाँ पे AR की पावर 1 है, AR की पावर 2, AR की पावर 3, और ऐसे करते 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 इसकी लास्ट टर्म अभी आपको बताऊंगा। लास्ट टर्म किस तरीके से लिखी जा सकती है, या फिर लास्ट टर्म को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो भी बताऊंगा। ये है हमारी फर्स्ट टर्म A1, n = 1 के ऊपर आपको फर्स्ट टर्म मिलती है, और यहाँ पर ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। सेम केस इसके साथ भी हो रहा है कि इसकी पावर 1 कम है n की वैल्यू से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी हम इसकी nth टर्म को इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। AR³ है, यानी कि यहाँ पे A4 है, इसके मतलब है AR³ का मतलब है ये फोर्थ टर्म है, क्योंकि n से एक कम ही वैल्यू पे यहाँ पे हमारी पावर देखने को मिलेगी। अब अगर हम ऐसी बात है तो nth टर्म क्या होगी, A तो होगा ही, R भी मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। अगर आप उसके n टर्म निकालोगे तो दिख रहा है कि यहाँ पर n से एक कम है, तो यहाँ पर n-1 आ जाएगा। ये इसकी nth टर्म निकल जाएगी, ये इसकी nth टर्म निकल आएगी। तो nth टर्म ऑफ GP इज AR की पावर n-1, ये इसकी nth टर्म आ जाएगी। अब उसके बाद थोड़ी और बात करते हैं GP के ऊपर। क्या इसमें कुछ AP की तरह ही इसके अंदर भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज या फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे A की वैल्यू तो हमें पता लग गई, A हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A तो हमें पता था कि A क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म A है, और दूसरा था हमारा R। R हमारा क्या है, R है हमारी कॉमन रेशियो। R हमारी कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो का मतलब है कि अगर आप अगला वाला टर्म को, अगर आप उसके पिछले वाले टर्म से अगर आप उसकी रेशियो लेते हो, यानी कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर थर्ड टर्म ली तो A3 डिवाइड बाय सेकंड टर्म ली A2 इज इक्वल टू, तो थर्ड टर्म हमारी क्या थी AR², तो AR² डिवाइड बाय सेकंड टर्म AR। इसकी अगर आप रेशियो लोगे तो आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास बदले में हमारे पास R ही बचेगा, क्योंकि A से A कट जाएगा और R से R कट जाएगा, यहाँ पे R की पावर 1 बचेगा जो कि यहाँ पे आ गया है। तो यानी कि कॉमन रेशियो इसका यही मतलब होता है कि अगर आप अगली वाली वैल्यू से उसकी पिछली वाली वैल्यू को अगर आप उसकी कॉमन रेशियो करते हो तो यहाँ पर R निकल कर आता है, जो कि उसकी कॉमन रेशियो होगी। यानी कि इनमें सब में जो है, सबके अंदर अगर आप ऐसे ही यही वाला केस लगाओगे, एक अगला वाला एक पिछला वाला, तो आपको R देखने को मिलेगा। यानी कि AN डिवाइड बाय AN-1 इक्वल टू R, विच इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कॉमन रेशियो। अब कुछ और बातें हम जानते हैं इनके बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में,
क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वैसे वो बताते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, डिवाइड वगैरह कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। अब अगर आपको बात करें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, जीएम, तो जैसे कि अर्थमेटिक मीन होता था, अर्थमेटिक मीन क्या था कि किन्हीं भी दो नंबर का आप एवरेज ले लेते हो, यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर देते हो, ठीक है। दो नंबर है, एक फर्स्ट टर्म एक लास्ट टर्म, और उनकी आपने a प्लस बी और उनको डिवाइड बाय 2 करा, तो यानी कि वो उसका एवरेज निकल कर आ जाता है, और उसी को ही हम अर्थमेटिक मीन कह देते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन अगर आपने मान लिया कि आपने 3 नंबर लिए हैं, a, b एंड c, ये 3 नंबर लिए हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल अलग केस है अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। तो a b c आपने यहाँ पे 3 नंबर ले लिए, ये 3 नंबर्स हैं। अब a b c, इनके बीच में जो b है ना, ये b को आप ऐसे लिख सकते हो, b स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई c, यानी कि b स्क्वायर जो बीच वाली टर्म है, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो बराबर आएगा a मल्टीप्लाई बाई c की। लेट्स चेक कि अगर हमने मान लिया हमने a1 टर्म ले ली, a2 टर्म ले ली और a3 टर्म ले ली, तो a2 टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू a3 मल्टीप्लाई बाई a1, यानी कि a2 टर्म क्या है हमारे पास, ar का स्क्वायर इक्वल टू a3 थर्ड टर्म है ar स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, अच्छा इसका होल स्क्वायर है ना, ar का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ar स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a स्क्वायर और r स्क्वायर इक्वल टू a, यहाँ पे a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने थॉट आया कि इसको हम b स्क्वायर इज इक्वल टू ac भी लिख सकते हैं। तो अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू ac लिख सकते हैं, तो इसका जो मीन निकल कर आया है, ज्योमेट्रिक मीन निकल कर आया है, तो वो निकलता है b इक्वल टू रूट ऑफ ac। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक मीन, b इज इक्वल टू रूट ऑफ ac, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब कुछ और nth टर्म ऑफ जीएम के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको nth जीएम अगर आपको दो नंबर्स के बीच में पुट करने हैं, तो वो किस तरीके से पुट होंगे वो भी बताता हूं अभी। अब अगर a एंड b के बीच के अंदर आपको दो नहीं या फिर n जीएम अगर आपको पुट करने हैं, तो वो किस तरीके से आप पुट कर सकते हो। तो अगर आपको n जीएम इनके बीच में पुट करने हैं, a एंड b के बीच में n जीएम अगर आपको पुट करने हैं, तो कैसे करोगे, a g1 ऐसे लिख सकते हो, g1 इज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। हमने g1 ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे इस तरह की मैंने अलग अलग वेरिएबल लिए, g2 g3 g4 से लेकर gn तक, तो ये टोटल nth जीएम हो गए, और यहाँ पे हमने b ले दिया। सेम अर्थमेटिक मीन की तरह यहाँ पर मैं एक केस करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये तो भैया n है, और a और b ये दो वेरिएबल्स और हो गए एड अप, तो n प्लस 2 टर्म, n प्लस 2 ये टोटल टर्म्स है। टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स n प्लस 2 है, यानी कि g1 से लेकर gn तक, तो ये तो टोटल n टर्म हो गई, और a और b ये दो टर्म्स हो गई, तो n प्लस 2 इस तरीके से मैंने लिख दिया, n प्लस 2 ये टोटल टर्म्स हो गई। अब n प्लस 2 अगर हमारी टोटल टर्म्स हो गई, तो अगली बात यहाँ से निकलती है कि मैं b को किस तरीके से लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं चेक करूँ कि a, अगर आप यहाँ पर एक बात नोटिस करोगे कि अगर मैं a को चेक करूँ, तो a यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गई, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई, ये फिफ्थ टर्म हो गई, ये एन टर्म हो गई, एन टर्म कह सकते हैं या एन टर्म, और ये कौन सी टर्म हो गई, बी हो गई ए एन प्लस 1 टर्म, ठीक है, बोल सकता हूँ ना मैं ए एन और ए एन प्लस 1, ठीक है, इतना तो समझ में ही आ गया होगा। तो अगर a2 g1 है, यानी कि इसके अंदर भी वही केस है कि n से एक कम हो रहा है, यहाँ पर gm के अंदर भी वही सेम केस है कि n से एक कम जाएगा। तो अगर ऐसी बात है, b को हम कैसे लिख सकते हैं, b को लिख सकते थे ar n प्लस 1 लिखेंगे, इस बार हम क्यों लिखेंगे, देखो यहाँ पर a n है और यहाँ पर g n है, तो मैं एक काम यहाँ पर एक कर सकता हूँ कि ये a r n प्लस 1 क्यों नहीं होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये a n प्लस 1 है, तो यहाँ पर जो पावर होगी वो r n प्लस 1 होगी, ठीक है। b टर्म कौन सी है, a n प्लस 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a r n प्लस 1, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि a1
ए टर्म है और A2 हमारी AR टर्म है, ठीक है। A2 हमारी AR टर्म है, या फिर इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं मैं, कोई चक्कर नहीं है। G1 हमारी AR टर्म है, ठीक है। A3 हमारी AR स्क्वायर टर्म है। तो ये जो नंबर स्क्वायर नंबर है ये 2 नंबर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये देखो, ये 2 नंबर और ये वाले 2 नंबर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? हालांकि ये कम है, n के नंबर से ये कम है, पर जो ये G1 लिखा हुआ है, G2 लिखा है, ये इससे कम नहीं है, ये इससे सेम है। तो वही सेम केस अगर मैं आगे तक जाऊं, यानी कि B के पास जाऊं, B के पास जाके पूछूं, या फिर GN के पास जाके पूछूं, तो GN क्या देगा मुझे? ARN देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, AR की पावर n। तो उसकी अगला नंबर अगर देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये GP के अंदर देखो 2 3 4, उसका अगला ऐसे कंसेक्यूटिव पावर चल रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कंसेक्यूटिव अगर पावर चलिए तो यहाँ पे n+1 होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर ये इस टाइम टर्म वाले मेथड से समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इस वाले मेथड से भी समझा दिया। तो B इज इक्वल टू R की पावर n+1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर B इज इक्वल टू R की पावर n+1 है तो हम इसके अंदर अब कुछ चेंज करने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं A को यहाँ पर ले आता हूँ तो Rn+1 इज इक्वल टू B डिवाइड बाई A हो जाएगा। अब यहाँ पे R की पावर n+1 इज इक्वल टू B बाई A आ गया। मुझे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने n+1 को क्या करा, मैंने n+1 को इधर फेंका। तो n+1 को अगर मैं इधर फेंकूंगा तो B डिवाइड बाई A और 1 बाई n+1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये R की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं देखूं कि A टर्म को तो मैं A ही लिखूंगा, G1 टर्म को मैं कैसे लिख सकता? AR। अगर मैं इसे ऐसे लिख देता, R की जगह पे मैं अगर ये वाली वैल्यू पुट करता, B डिवाइड बाई A की पावर 1 बाई n+1 हो जाएगा। तो ये G1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आपके पास R की वैल्यू नहीं है तो वो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। अब G2 को कैसे लिख सकते हो? G2 को लिखोगे AR स्क्वायर इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाई A, इसकी पावर 1 बाय n+1, ठीक है। ये तो n की वैल्यू है और इसका भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 डिवाइड बाय n+1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से G3 भी इसी तरीके से आप लिख लोगे AR क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, ये वो भी इसी तरीके से लिख लोगे। अब ऐसे ये करते करते मेरा समझाने का मेथड क्या था यहाँ पर कि Gn की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख जाओ। अब यहीं पे लिख देता हूँ या फिर यहाँ लिख दूं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो Gn इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऐसे करते करते Gn की वैल्यू क्या आ जाएगी? AR की पावर n, और AR की पावर n का मतलब था यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू क्या थी? B डिवाइड बाय A, और यहाँ से अगर n की पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी तो n डिवाइड बाय n+1 हो जाएगा। तो ये हमारी Gn की वैल्यू आ गई, ठीक है। Gm nth टर्म का Gm जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई? A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय A की पावर n डिवाइड बाय n+1। तो ये हमारी nth टर्म के Gm तक की वैल्यू हमने निकाल ली। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब हम आगे बात करें, आगे एक और चीज की बात करनी है कि अगर आप nth Gm का प्रोडक्ट करते हो, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ गई, यानी कि G1 से लेकर Gn तक के सारे सबका प्रोडक्ट कर दिया आपने, तो वो किस तरीके से किसके इक्वल आ सकता है, ठीक है। और भी आगे हम एक और बात के बारे में आपको बताऊंगा कि Sn टर्म यानी कि सम ऑफ nth टर्म तक का आप किस तरीके से प्लस कर सकते हो। Gm की वैल्यू यहाँ पे Gm का कुछ नहीं है, ठीक है। Sn के इसके बारे में बता देता हूं कि अगर आपको nth टर्म तक का प्लस निकालना है, जैसे कि यहाँ पे टर्म दे रखी है a से लेकर nth तक, अगर इनका प्लस निकालना है तो यहाँ पर आपके पास 2 शर्तें आती हैं। पहली तो ये है कि अगर आपने देखना है कि मॉड ऑफ कॉमन रेशो अगर तो वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि वो 1 से कम हो रहा है, ठीक है, 1 से कम है, अगर नेगेटिव की तरह नहीं, मतलब 1 से अगर वो कम है, मॉड ऑफ कॉमन रेशो का यानी कि मॉड ऑफ आर अगर 1 से कम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आता है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आता है? उसके लिए फॉर्मूला आता है a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो ये आ गया हमारा
सम ऑफ nth टर्म का पहला फॉर्मूला किसके साथ, अगर हमारी कॉमन रेशो 1 से कम हो। अब कॉमन रेशो अगर 1 से ज्यादा हो, अगर उसका भी मोड लेना है, अगर कॉमन रेशो 1 से ज्यादा हो तो आपको Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म कैसे निकालनी है, तब आपको a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n माइनस 1, यहां पर ये जो चीज देख रखी है ना ये पलट जाएगी, ठीक है, r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये निकल कर आ जाते हैं सम ऑफ n टर्म। अब अगर आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना हो, यानी कि इनफाइनाइट टर्म तक का आपको निकालना हो, ठीक है, अगर मान लो ये जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं वो सब की सब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक जाती हो, तो उनका सम कैसे निकलेगा। आप सोच रहे होगे अब यार इनफाइनाइट तक का सम कैसे निकल सकता है, मैंने कहा निकल सकता है अगर आपका, पर शर्त ये है कि अगर आपकी रेशो, कॉमन रेशो अगर आपकी 1 से कम हो तब निकल सकता है, बस ओनली तभी पॉसिबिलिटी है कि तब आप निकाल लो, क्योंकि तब क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा कि r की पावर n, अभी रुको मैं आपको बताता हूँ, देखो कॉमन रेशो अगर 1 से कम हो और अगर आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना हो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना हो, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे, r इनफाइनाइट माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है, n की जगह पे इनफाइनाइट निकालना है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर r इनफाइनाइट इक्वल तो हो जाएगा भैया 0 की, क्योंकि ये तो 1 से कम है, 1 से कम होने का मतलब है अगर आप वहां पर उसका r की पावर इनफाइनाइट रख दोगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, 1 से कम होने का यही तो मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पर तभी तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर s ऑफ इनफाइनाइट टर्म तक का निकाल सकते हैं। ये चीज 0 हो गई तो ये पूरी होल चीज नहीं 0 होगी, सिर्फ इतना ये 0 होगा और ये -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर s इनफाइनाइट टर्म का क्या निकल आएगा, माइनस का a डिवाइड बाय r माइनस 1, ठीक है, माइनस का a डिवाइड बाय r माइनस 1। अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला लग जाता है, ये 0 के बराबर, तो बचा है बाकी का -1, और एक मिनट कोई गलती कर दी मैंने लगता है, एक मिनट सॉरी यहाँ पर क्योंकि हम रेशो कम का ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे रेशो 1 से बड़ी वाली ले ली, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 1 माइनस r की पावर इनफाइनाइट डिवाइड बाय 1 माइनस r, तो r की पावर इनफाइनाइट यहाँ पे 0 के इक्वल, ठीक है, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, बस बाकी का हो गया यहाँ पर, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट तक का, अगर आप इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना है और वेयर हमारा जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम हो, तब आप ये इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, और ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे मैंने ये गलती करी कि मैंने यहाँ पर 1 से बड़ी वाली रेशो का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया, हमें रेशो कम वाली का यूज करना है, तो यहाँ पर रेशो का ध्यान रखना है, ठीक है, कॉमन रेशो का ध्यान रखना है कि अगर वो 1 से बड़ी हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो 1 से छोटी हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट टर्म तक का सम। तो बस आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही जानेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि अगर आप इन एन टर्म तक का प्रोडक्ट करते हो, एन जीएम तक का प्रोडक्ट करते हो, तो वो किसके बराबर आता है, किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो अब थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो बस इस वीडियो के अंदर आपको ये ज़्यादा जल्दी बताना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।